के टाइम पे देखा जाए तो मेजर क्या प्रॉब्लम फार्मर फेस करता है? फार्मर को सारे सेक्टर में प्रॉब्लम है सर। कभी उनको यूरिया का स्कार्सिटी झेलना पड़ता है, कभी उनको डीएपी नहीं मिलता है। बीज बीज में देखिए, किसान ऐसा चीज़ है ना, वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आराम से बेसिकली ना मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अपने बिहार में फार्मिंग का क्या कल्चर है अभी के टाइम में? सर देखिए, फार्मिंग का अगर आपको पूरा डाटा उठाया जाए ना, तो एक फैमिली का फार्मिंग से ना पूरा फैमिली एम्प्लॉयड है उसमें, और पर डे का अगर देखा जाए उससे इनकम ना 200 से 300 का बनता है अगर आपको पूरा डाटा। ओनली कॉलेज में ना देखिए, इतना पता है ना कि मैं कोविड मेरे को ये सिखा दिया था कि लाइफ में कुछ भी करना है तो जॉब कम बिजनेस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना। तो अनूप लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया कि हाँ पॉडकास्ट करते हैं, और आप बांका से यहाँ पे आए पटना में, और मैं भी दरभंगा से। ये एक सेंटर पॉइंट है हम दोनों के लिए, समझ बिल्कुल, ताकि हम दोनों एक जगह पे मिलके ये पॉडकास्ट को प्लान कर सके, और लोगों को जनरली खास करके उन स्टार्टअप फाउंडर को जो अभी नया नया शुरुआत कर रहे हैं उनको हम लोग मिलके गाइड कर सके। और स्पेशली आपका स्टार्टअप जो फार्मर और कंज्यूमर ये दोनों के बीच को फुलफिल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और नए स्टार्टअप फाउंडर को कैसे क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जी। मैं आपको भी इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहूँगा कि बहुत आपने एक शुक्रिया। अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। जी। बेसिकली ये स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप करता है ना, तो सर उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ वो अपनी बात को रख सके। सही बात और आपने वो माध्यम दिया है। मैं मानता हूँ कि आप बेसिकली एक स्टार्टअप को देखोगे तो आप एक स्टार्टअप का आवाज़ हो। आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया, ये बहुत ज़रूरी था, और मेरे को नहीं लगता कि बिहार में ऐसा पहले कोई प्लेटफॉर्म था। जी। तो आपने स्टार्ट किया है, मैं आपके उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग का बिहार में स्टार्ट करने का ये मोटिव ही था, ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं अनलॉकिंग बिहार करके, जिसमें लगभग 15 से 20 ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, और वो लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता है, समझ गए ना। और खास करके ऐसे स्टार्टअप को मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ जो एक स्टेबल है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि वही अच्छी चीजें बता सकते हैं स्ट्रगल जो कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, समझ गया ना। तो सबसे पहले अनूप लाल जी, हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल। आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए ना। बिल्कुल, देखिए मेरी स्कूलिंग जो है, सबसे पहले जो मेरी स्टार्टिंग डेज की स्कूलिंग है, मैं आरएसएस का एक सरस्वती शिशु मंदिर चलता है, ठीक है, मैं वहीं से अपना 4th क्लास तक कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद मैं हमारे ये जिला में एक स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल बांका, वहाँ से मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मैं पटना आया सेंट करेंस, वहाँ मैंने 12 कंप्लीट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चले गया, वहाँ से मैंने बीबीए कंप्लीट किया है। वो 3 साल के दौरान मैं बेसिकली 1.5 साल ही कॉलेज में रहा हूँ। उसके बाद मेरी एक कंपनी में ट्रेनिंग के तौर पे एक प्लेसमेंट हुई। एक कंपनी थी एचआर की, उसमें मैं करीब करीब लगभग 2 से 4 महीने वर्क किया। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट मोतीलाल ओसवाल में हो गया एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, वहाँ पे मेरा जॉब लग गया। तो उसके बाद वहाँ जॉब किया। जॉब करने के दौरान ये चीज़ ऐसी स्टार्टअप की ये सब चीज़ ना, ये मेरे को 10th के बाद वो कोरोना जो आया था एक बार, तो मेरे पापा के एक फादर का शॉप है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही शॉप है, तो वहाँ मैं जाया करता था उस कोरोना के दौरान। तो उस टाइम से ही मैं चीज़ें को समझने लगा था कि किसान को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मैं ऐसे में समझते हैं कि मेरे पापा कुछ भी शॉप पे जो बेचा करते थे पेस्टिसाइड्स, वो प्रिंट है, लाइक उसमें प्रिंट है 200, तो 195 का मेरे पापा अगर उससे सेल कर रहे हैं, मैं पापा से हमेशा ये पूछता था कि 195 का आप जो सेल कर रहे हैं इसमें आपका कितना मार्जिन होता था। वो पापा बताते थे मेरे को 10% कम में आता है, यानी कि 180 में आता है, 195 का हम बेचते हैं। तो धीरे धीरे मेरे को ये लगा कि यार फ्लिपकार्ट देखो या कोई भी ऐसी कंपनी देखो, वहाँ पे वो लोग 40% 50% डिस्काउंट देते हैं, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऐसा है ही नहीं कुछ। तो मेरे को वहाँ से कॉन्सेप्ट है कि नहीं, हम लोग ना अच्छा क्वालिटी का बीज पेस्टिसाइड ना सस्ते दाम पे किसान को उपलब्ध तो करा सकते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। फिर जब मैं कॉलेज गया ये सब लेके, क्योंकि कोरोना खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज चले गया, तो वहाँ एक हम लोग में एक न्यू वेंचर क्रिएशन ERT के नाम पे एक पेपर चलता था। ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करने लगा। रिसर्च उसी टाइम एक कृषि कानून भी आया था। अच्छा। अब 2020 में अगर देखें तो उसमें 3 कानून आया था। उसमें फार्मर प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा चला था, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा। तो वो सब के बारे में लर्निंग करने लगा। फिर उसमें मैं देखा कि नहीं, किसान को यही नहीं, बीज ही सस्ता में उसको खरीदने से ही होगा, उसका आउटपुट भी सही से नहीं, मतलब सेल आउट हो रहा है। उसके अलावा मैं ये भी देखा कि बहुत पोली हाउस टेक्निक, आप लोग अगर किसी क्षेत्र से जो भी होंगे वो जानते होंगे, बहुत सी ऐसी टेक्निक है जो कि मॉडर्न वेव टेक्निक है जिससे कि अच्छा फार्मिंग हो सकता है, वो सब किसान को पता नहीं है। तो मैं इसको ना 3 स्टेज में बांटा। पहला
कि उसको अच्छी क्वालिटी और बीज सस्ते दाम पे मिलना चाहिए फार्मर को, ठीक है, पेस्टिसाइड अच्छे दाम पे मिलना चाहिए, फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, उसके बाद उसको एक अच्छा सलाह चाहिए ताकि उसको वो यूज कर पाए। क्योंकि आपने ऐसे समझो ना, एक बिल्डिंग है, आपने अच्छी क्वालिटी की सीमेंट दे दी, सरिया दे दी, सब चीज दे दी, अगर अच्छा मिस्त्री नहीं है तो फिर वो नहीं बनेगा, तो इसीलिए उसको अच्छा सलाह भी चाहिए। थर्ड थिंग मैंने सोचा कि यहाँ तो कंप्लीट है, उसके बाद उसका आउटपुट भी सही दाम पे मिले। ऐसे एग्जांपल समझो, अभी गवर्नमेंट की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्के की 1850 रुपए कुंटल है, यानी कि 18 रुपए 50 पैसे पर केजी। अभी वही आप फ्लिपकार्ट खोलो, अमेजॉन खोलो, कोई भी साइट खोलो, वहां पे वही पॉपकॉर्न जब बनने के बाद मिलता है वो 400 से 700 रुपए केजी मिलेगा। 400 से 700 रुपए केजी, आप सर्च कर लो। आप पॉपकॉर्न आप जाओ ना पीवीआर में, सिनेमा में जाओ, वहां देखो पॉपकॉर्न कितने में मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसमें ठीक है, आप पॉपकॉर्न आप यहाँ से मक्का ले गए, उसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ उसको रॉ मटेरियल से फर्निश्ड गुड बनाने में, लेकिन आप समझो कि 18 रुपए 50 पैसे किसान का वो खरीदा जाता है और 600 से 700 रुपए पे केजी पे बिकता है। वो कितना मार्जिन है बीच में। ये तो बेसिकली ये तो किसान को मिलना चाहिए ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 700 दे दो किसान को, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए ना उसमें। ये मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप देखो ना, किसान अभी इधर ही मैंने कुछ दिन पहले गाड़ी खरीदी अपनी, मैं ये सब प्रॉब्लम किसान के बीच में रख के 3 महीने में ज्यादा सीखा हूँ। मेरे को गाड़ी बैंक 9% में थी, वही किसान जब ट्रैक्टर लेने जाता है तो उसको 19% 20% का मिलता है इंटरेस्ट पे, उसको लेना पड़ता है। अच्छा, अब ये समझो कि किसान को के लिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपका एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 18% है, 18%, ठीक है, उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। 50% एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे निर्भर है आपका पॉपुलेशन का, यानी कि 130 करोड़ में से 65 करोड़ आदमी डायरेक्ट कृषि पे निर्धारित है उसका दिनचर्या। 20% इनडायरेक्टली, लाइक जो भी ट्रैक्टर बनाता है, मशीन बनाता है, पेस्टिसाइड्स कंपनी है, तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर भी उस सेक्टर में ना तो कोई, मैं इतना बोलूंगा कि स्टार्टअप है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप नहीं है, बट उतना स्टार्टअप नहीं है और वैसे ढंग का काम नहीं हुआ है जैसे ढंग का किसान को होना चाहिए, जो उनकी नीड है। हाँ, जो उनकी नीड है। और गवर्नमेंट ने भी उतना तरह से नहीं देखती है। ये तो मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट की भी अब जो भी प्रॉब्लम रहे उतना इफेक्टिव नहीं है इस सेक्टर में। अभी के टाइम पे देखा जाए तो मेजर क्या प्रॉब्लम फार्मर फेस करता है? फार्मर को सारे सेक्टर में प्रॉब्लम है सर। कभी उनको यूरिया का स्कार्सिटी झेलना पड़ता है, कभी उनको डीएपी नहीं मिलता है, बीज में मतलब किसान ऐसा चीज है ना, वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आराम से बेसिकली ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, और जो कि मैक्सिमम कंपनियां लोग करती है। और मैं इसमें दुकानदार का भी फॉल्ट नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें। मेरा ये मानना है कि ना एक स्टार्टअप जो मैंने किया, मैं सिंपल सा ना, मेरे को ये मानना है कि मैं अकेले भी ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे को चाहिए बहुत सारे कंपनी और आए। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन आए और कंपनियां आए और उसको धीरे धीरे चेंज करे। लगेगा 2 साल 4 साल टाइम लगेगा, वो एक बार जब एजुकेट हो जाएगा, एक सिस्टम में वो करने लगेगा फार्मिंग ना, तो वो जरूर उसका लाइफस्टाइल चेंज होगा। ये है मेरा। एक चीज़ और है, जैसे फार्मिंग का ही आपको करना था तो आप बिहार के लिए लौट आए कि मुझे बिहार में ही करना है, तो अपने बिहार में फार्मिंग का क्या कल्चर है अभी के टाइम में? सर देखिए, फार्मिंग का अगर आपको पूरा डाटा उठाया जाए ना, तो एक फैमिली का फार्मिंग से ना पूरा फैमिली एम्प्लॉयड है उसमें, और पर डे का अगर देखा जाए उससे इनकम ना 200 से 300 का बनता है। अगर आपको पूरा डाटा ओनली 5 आदमी एक फैमिली का इन्वॉल्व है, 200 से 300 है। उसका रीजन यही है कि वो पहले एजुकेटेड नहीं है, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग से मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग की तरफ जा नहीं रहा है। अच्छा, वो सबसे बहुत जरूरी है। ये भी बताएं ना थोड़ा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या? देखिए, ट्रेडिशनल में क्या होता है, अब जैसे आपका खेत है, आपने यहाँ पे क्या होता है कि भाई खेत है मेरा 1 एकड़, मेरे को 2 बोरा यूरिया देना है, जो हम ट्रेडिशनली देते आ रहे हैं। ठीक है, यूरिया में अलग अलग कंपोजिशन होता है। अब उसका सॉइल टेस्ट कराओ ना। अच्छा। अब देखो उसमें क्या कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, किसका कमी है, जिसका कमी है वो मेरे को देना है उसमें ना, ताकि उससे आए। इसमें क्या होता है कि हम लोग देते जा रहे हैं, आप देखो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। वो नाइट्रोजन संख्या बढ़ने से एक हम लोग में बहुत सारा बीमारी होने लगा है खेत में। पेस्टिसाइड्स वगैरह का ज़्यादा यूज होने लगा है, वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि एक मोनोक्रोटोफॉस केमिकल था, वो किसान उससे अच्छा रिजल्ट मिलता था, बहुत देते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जमीन आपका बंजर बनने लगा था। अब तो गवर्नमेंट भी बैंड कर दी। वही सब चीजें कि किसान को एजुकेट होना पड़ेगा। मतलब किसान जो पहले उतना रिसर्च नहीं करते, उनको जो दुकान वाला दे दिया कि ये अच्छा चल रहा है मार्केट में तो लेते जाओ। ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना जरूरी है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं फिर इसमें? देखिए, हम लोग का क्या है ना कि हम लोग अभी, मैंने बोला ना, मैं 3 स्टेज में बांटा हूँ। पहला है कि हम लोग प्रोडक्ट देना स्टार्ट किए सस्ते प्राइस पे, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 500 डीलर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑन एवरेज हम लोग का पर डे हम लोग 5 से 6 ऑर्डर डिलीवर करते ही हैं। 6 ऑर्डर।
तो हम लोग 500 डीलर, अभी हम लोग क्या गांव में डीलर बना रहे हैं। सेकेंड स्टेज जो हमारा अभी हम लोग बेसिकली इसी मंथ में 28 को हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं अपना। उस ऐप में ना पूरा सर्विस बेस्ड है। हम धीरे धीरे ना हम उस दुकानदार को एजुकेट बना रहे हैं कि आप ऐसे कराओ, वो सेम फिर वो किसान को कर रहा है। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे चीजें आएगी। और थर्ड फिर हम लोग उसका आउटपुट भी खरीदने वाले हैं। यही चीज से हम लोग मानते हैं ये तीन चीजें अगर किसान का सॉल्व होगा ना तो उसका लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा, उसका इनकम भी बढ़ेगा। ये 100% है। नहीं तो मतलब एजुकेट करने के लिए आप दुकानदार को चूज कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग बिल्कुल उनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं कि आप किसान को मतलब वो परसुएड करो कि आप सॉइल टेस्टिंग कराइए फ्री में भी। बिहार गवर्नमेंट फ्री में कराती है, लेकिन किसान करना नहीं चाहता, वो कराए उसको। मेरा ये मानना, आप मेरे से मत कराओ, आप किसी से जाओ। आप हमारी कंप्यूटर की बहुत सारी कंपनी है, आप जाओ, आप किसी से जुड़ो, लेकिन किसी ना किसी से जुड़ो आप, तो आपका वे ऑफ लाइफ चेंज होगा। ये है। अभी के टाइम पे देखें ना, अपने बिहार में कौन कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है? देखिए मेनली तो हम लोग के यहाँ राइस ज़्यादा है। हम लोग के सेक्टर में, हम जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, और मक्का भी अच्छा लगता है आपका गंगा के इस साइड, दरभंगा रीजन में हो गया। जैसे में मक्का लगता है, मक्का हो गया, राइस हो गया, गेहूँ हो गया। मेन तो तीन ही है, तीन सबसे ज्यादा लगता है। तीन बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, और एक चीज़ और है, वो ऑर्गेनिक बोल के बहुत ज़्यादा चलता है। ऑर्गेनिक करके बहुत ज़्यादा चलता है। और अगर फ्यूचर देखिएगा ना तो उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक ही आने वाला है। ऑर्गेनिक चलेगा। देखिए ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, ऑर्गेनिक हम लोग के पास पेस्टिसाइड्स भी होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो ना कि कोई बीमारी लग गया, हम लोग अभी जो इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं बीमारी लगने के बाद, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम पहले उसको दे देते हैं ताकि लगे ही नहीं, मतलब लगे नहीं, उससे ना खेत में कोई हानि नहीं होता है। इसलिए ऑर्गेनिक तो जाना बहुत जरूरी है। ये तो, और फ्यूचर वही है, ये मानिए फ्यूचर वही है। देखिए सपोज दैट आप तो फार्मर को जो नीड है वो तो आप पूरा कर रहे हैं, वो पहले वाला फसल उगाने से पहले वाला पूरा कर रहे हैं। फसल उगाने के बाद वाले का बताइए ना कुछ। देखिए फसल उगा ली है वो, अब उसको बेचना कहाँ है, कैसे बेचना है, इसके बारे में बताइए। इसके लिए ना अभी तो देखिए एक्चुअल में यही है कि हम लोग अभी आउटपुट खरीदने पे तो काम नहीं कर रहे हैं बिहार में। हम लोग का जो प्लान है कि हम लोग जो भी सेंटर बनाए हैं अपना, अनुपलाल सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। देखिए जब आप मेरा ऐप कोई भी किसान डाउनलोड करेगा ना तो सेंटर के थ्रू मेरे से कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं वो डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट होगा। तो सेंटर से उसको पूरा हो जाएगा। आउटपुट खरीदने में हम लोग क्या दिमाग लगाए कि वो अपना आउटपुट उस सेंटर को जाके दे दे। सेंटर उसको, अनुपलाल सेंटर उसको जो उसका भी आउटपुट का जितना भी पैसा बनेगा उसको दे देगा। वो सेंटर से फिर हम ले लेंगे, हम उसको डायरेक्ट कंपनी को सेल आउट कर देंगे। उसके लिए हम लोग बहुत सारी कंपनी को अप्रोच भी कर रहे हैं। एंड हम लोग को यही लगता है, हम लोग साल का प्लान रखे थे कि हम लोग प्रोडक्ट अभी देना है। ये साल का जो अपना पूरा प्लान है 2025 का, हम लोग सर्विस पे पूरा फोकस करेंगे, प्रोडक्ट प्लस सर्विस। और 2026 का जो हमारा प्लान होगा उसमें हम लोग आउटपुट भी खरीदेंगे। हम लोग हमेशा ना, आप सिंपल समझिए कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो कि फंडिंग को ज्यादा फोकस करते हैं। तो फंडिंग आपकी कंपनी में आता है तो अब तो सारा सर्विस आप एक बार स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा यही है कि हम सफिशिएंट फंडिंग से कैसे उसको इफेक्टिवली यूज किया जाए, हम लोग ये सोचे हैं। कि अभी क्या है ना कि अभी से कि प्रोडक्ट में हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि बिजनेस टर्म में ना, आप जो भी बिजनेसमैन है तो वो जानते हैं बिजनेस में बात का वो ज्यादा वैल्यू होता है। आप किसी को जुबान दे दिए तो हो गया। सही बात है। तो उसी के बेस पे भी हम लोग बहुत सारी कंपनी, जितने भी कंपनी टाइप किए हैं, मेरा यही सिस्टम होता है, हम लोग 7 दिन का क्रेडिट लेते हैं। ठीक है 7 दिन का क्रेडिट लिए, माल मटेरियल आने में मेरे को 3 दिन लगता है मेरे घर पे, मेरे गोडाउन पे। 1-2 दिन में हम उसको किसान को अनुपलाल सेंटर पे डिलीवरी करा देते हैं। तो 5 दिन में वहाँ पे चलिए, वहाँ से जो पेमेंट आया उस सेम पेमेंट हम लोग कंपनी वालों को दे दिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना पूरा सिस्टम ऐसे है कि हम क्रेडिट पे लिए, हम केस पे बेच दिया, हम उसको दे दिए, जिससे जो मार्जिन हुआ अपना मार्जिन हो गया। तो एक पूरा सिस्टम बना दिए हम लोग। तो इसमें कोई दिक्कत, क्रेडिट का भी एक मसला आता है। कई दफा किसान कहते हैं कि हम लोग को पैसा देने के लिए वक्त चाहिए, तो ऐसा कुछ क्या है वो मुझे नहीं पता है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्मॉल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। ठीक है, जो किसान, अब गवर्नमेंट भी देखो, बैंक भी देखो कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है। उसके अलावा कितना माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको कुछ मतलब होता है ना कि 20,000, 25,000, 30,000 का आपको क्रेडिट दे देंगे। हम लोग भी उसमें सोचे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसमें हम लोग यही सोचे हैं कि धीरे धीरे अगर आप किसान हो, आप मेरा अनुपलाल सेंटर से परचेज करो, साल का आपका 20,000 का परचेज हुआ, आउटपुट आपका 40,000 का हुआ, लास्ट में आप आउटपुट लाके दे दो। अब 20,000 जितना आपका उसका कट गया, 20,000 आप एक्स्ट्रा ले लो। ये हम लोग सोचे हैं। नेक्स्ट फ्यूचर प्लान हमारा यही है कि धीरे धीरे ना उसको आउटपुट की, अगर उसके पास फंड नहीं है ना तो हम लोग उसको इनपुट दे देंगे, क्रेडिट बेस पे हम इनपुट दे देंगे, आउटपुट आप मेरे को आके बाद में सेल आउट कर देना। एक चीज़ और है, अभी मॉडर्न टाइम में, मतलब अभी के टाइम पे वेजिटेबल वगैरह का क्या स्थिति है? देखिए वेजिटेबल्स में ना
मैं बोला ना कि प्रॉब्लम वही है। वेजिटेबल्स किसान क्यों नहीं लगाता है अपने खेत में? फिर वेजिटेबल्स में अच्छा बेनिफिट है फिर भी नहीं लगाता है, उसके पीछे रीजन ही है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप सिंपल समझो, कोई किसान वेजिटेबल्स लगाया, वेजिटेबल्स में तो बीमारियां लगती है। राइस आपका मक्का गेहूं में बीमारी लग भी गई, अगर आपने उनको क्योर नहीं किया, आपने दवाई स्प्रे नहीं किया, फिर भी आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इनकम। वेजिटेबल्स में क्या होगा, अगर सपोज आपने कोई वेजिटेबल्स लगाया, उसमें कोई भी बीमारी आ गई, अगर आपने सही दवाई का प्रयोग नहीं किया, आप उसे नहीं बचा पाओगे। तो किसान को बहुत बड़ा डर होता है, यही मेन रीजन है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण से वो वेजिटेबल्स के लिए जा नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है। दवा वगैरह पहले से अवेलेबल नहीं है क्या उसकी? दवा है, सारा का दवाई है सर, लेकिन दवाई होने से क्या हो जाएगा, आप सिंपल समझो ना कि जो आदमी उस दवाई को भी बेच रहा है, क्या वो एजुकेटेड है, उसके बारे में उसको नॉलेज है? आप पता, मैं बीज का रहा हूँ ना, हर्बिसाइड बहुत सारा अलग अलग होता है, 2,4-D इथाइल एस्टर, 2,4-D सोडियम सॉल्ट, फिर होता है सल्फोसल्फोन, मेटासल्फोन, अलग अलग में अलग अलग होता है। एट्राजीन होता है, अब एट्राजीन हम लोग मकई में यूज करते हैं, सर मेटासल्फोन प्लस सल्फोसल्फोन हम लोग गेहूं के लिए यूज करते हैं, 2,4-D इथाइल एस्टर हम लोग धान के लिए यूज करते हैं, पेंडीमेथिलीन हम लोग प्याज के लिए यूज करते हैं। किसान कहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो पेंडीमेथिलीन दे देगा आपका गेहूं में और गेहूं का सल्फोसल्फोन दे देगा प्याज में, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा मर जाएगा। ऐसे बहुत केस मिलते हैं। मैं हकीकत बताता हूँ, मैं दुकान पे रहता हूँ, मैं किसान के बीच में रहता हूँ ना, ये कितना लोग ऐसा होता है, ग्लाइफोसेट 48% होता है, 41% एसएल होता है, वो बेसिकली परती में यूज होता है, उसका परती में सारे घास को मारने के लिए, वो लोग धान में दे देते हैं, और कई मतलब एक एकड़ धान पूरा जल जाता है। तो ये क्या है, एजुकेशन नहीं है उनके पास, एजुकेशन की कमी है उनकी। इन सारी चीज़ों को दूर करने का क्या सॉल्यूशन है? दूर करने के लिए थोड़ा जल्दी मतलब दूर हो जाए, थोड़ा जल्दी तो वही है ना कि सर जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसान ऐसा है ना कि आप तुरंत तो रीच आउट नहीं कर पाओगे, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किए ऐसा इंस्टाग्राम पे आ गए, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा। इतना मान लीजिए कि अगर आपका सेंटर एजुकेटेड है ना, तो वो सेम चीज, क्योंकि देखिए इतना तो मान लीजिए किसान अपने मन से नहीं देता है, वो किसी ना किसी के कहने पे देता है। अगर उसको जहाँ से वो परचेज कर रहा है वो सही चीज बता रहा है ना, तो वो सही चीज देगा ही देगा। क्योंकि आप सिंपल समझो ना, आप ही अगर कोई दवाई अभी ले रहे हो, हम लोग का तबीयत खराब होता है, हम डॉक्टर से लेते हैं, अगर डॉक्टर ही खराब दवाई देगा, अगर दवाई सही ढंग से नहीं देगा, तो मेरा तबीयत सही होगा? नहीं होगा। वही सिंपल सा कहानी, अगर डॉक्टर एजुकेटेड है तो डेफिनेटली मेरा काम करेगा, उसी तरह अगर जिससे वो माल परचेज कर रहा है वो उसको अगर सही बता रहा है तो वो सही देगा। ये है सर पूरा। एक चीज़ और है, अगर किसान अच्छे से चाहे और ठीक ठाक उसके पास जमीन है, तो कितना पैसा तक कमा सकता है अगर अच्छे से चाहे तो? सर देखिए, पूरी प्लानिंग ये तो टोटली डिपेंड करता है सारा सीजन पे। अगर आप सिंपल समझो ना कि अगर वो अच्छे ढंग से खेती करता है, वेजिटेबल्स वगैरह लगाता है, तो 1 एकड़ से आराम से 50,000 से अप्रॉक्स ज़्यादा कर सकता है, कमा सकता है वो। इतना मान लीजिए, प्याज लगा दे वो, मानता हूँ कि धान वगैरह में, धान गेहूं वगैरह में ये है, अगर 1 एकड़ वो गेहूं लगाता है, ऐसे सोचते हैं हम लोग, तो उसको लगभग 20 कुंटल के अप्रॉक्स गेहूं होगा, 3,000 रुपये कुंटल बेचेगा वो, तो 60,000 का उसका गेहूं बिका। मान लेते हैं 20 से 25,000 का उसका एक्सपेंस आएगा, सारा एक्सपेंस को जोड़ने के बाद मेरे को नहीं लगता है 20,000 से ज़्यादा आएगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में अगर मैक्सिमम आउटपुट हम लोग देख रहे हैं 20 कुंटल जो आपको बोले वो मैक्सिमम है, 60,000 का सेल किया, 20,000 का उसका एक्सपेंस आएगा, 40,000 का बेनिफिट है, 40,000 का बेनिफिट है 1 एकड़ में, यानी कि 1 बीघा में 20,000 का, ये मान लीजिए उसको है। नहीं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछने का मेरा ये मोटिव था कि अभी के टाइम पे जो अपने किसान भाई लोग हैं वो अपने बच्चे को ये नहीं चाहते वो किसान बने कभी। देखिए ये ना एक परसेप्शन बना दिया है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कल ही मैं ट्रेन से आ रहा था, ये कहानी उसी से जोड़ता हूँ। तो मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ, लड़का तो नहीं बोलेंगे, उनसे सीनियर थे वो भैया, वो मानो वो भैया बैठे हुए थे। तो वो आ रहे थे, कोई एग्जाम था इधर, पता नहीं जिसका भी रहे, एग्जाम था, गवर्नमेंट एग्जाम। तो मैंने बोला कि आप क्या किए? उन्होंने बोला बीएड किया हूँ 2018-20 बैच का। तो बोले अभी क्या कर रहे हो? बोला अभी कोचिंग है, 3 जगह मेरा कोचिंग है। तो बोले अच्छा सर, हाँ सर, मैं लगभग 2 से 2.5 लाख महीने का कमा रहा हूँ। आप ये समझिए कि वो 2 से 2.5 लाख महीना का कमा रहा है, फिर भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करके वो एग्जाम देने आया, उसका माइंड सेट कैसा है? सही बात। तो वही है, किसान चाहता है क्या, किसान ऐसा नहीं, किसान को भी पता है कि हम इतना कमा सकते हैं, लेकिन वो सोचता है कि नहीं भाई तू मत ले, या तू जाके गवर्नमेंट जॉब कर, तू प्राइवेट जॉब कर, तू बाहर जा कहीं पे। ये बात है। और सेकेंड थिंग ये भी है ना कि सपोर्ट नहीं है, ये तो हकीकत है। आप अभी दिल्ली में जाओ, दिल्ली में आपको
बहुत सारा स्टार्टअप मिल जाएगा जो कि आपकी डेली जो दिनचर्या है उसको सॉल्व करता है। अब हम ही लोग को देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो ब्लिंकिट से ये मंगा लिए, सब्जी खरीदने नीचे नहीं गया, तो वो तो सॉल्व ही कर रहा है ना प्रॉब्लम। लेकिन किसान को देखो उसके लिए कोई है ही नहीं, तो प्रॉब्लम ये है। तो यही चाहता है कि भाई जा तू बाहर में सर्विस कर ले, ये यहाँ छोड़ दे ये सब। और एक चीज़ और है, इस सेक्टर में ही आपको क्यों आइडिया आया? अब वो तो आप बताएं कि कोविड से आया। हाँ, और कॉलेज वगैरह में थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया था क्या आपको? देख कॉलेज में पूरा तो बैकग्राउंड ही आपका अलग है कॉलेज का। हाँ, कॉलेज में ना देखिए इतना पता है ना कि मैं कोविड मेरे को ये सिखा दिया था कि लाइफ में कुछ भी करना है तो जॉब कम बिजनेस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इतना मैं समझ शुरू से अपना प्लान ये मेरा प्लान। मतलब कोविड से पहले ना मैं बचपन में बहुत मतलब उतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। 5 के बाद मैं पूरा मतलब ट्रैक पे आ गया हूँ। मतलब क्यूरियस ज़्यादा स्टूडेंट था, स्टूडियस बहुत कम था। मतलब जानने की इच्छा रखता था ये कैसे होता है वो कैसे होता है, लेकिन एक किताबी नॉलेज तो उतना मेरा नहीं था। लेकिन 5th के बाद हुआ तो थोड़ा मेरा दोस्त वगैरह वो लोग होता है ना कि आप खराब नंबर लाओ तो थोड़ा दोस्त वगैरह बोलने लगते हैं, तो मेरे को लगा था नहीं यार लाइफ में थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है, तो उसके बाद पढ़ा था। तो ये स्टार्टअप का कल्चर कैसे है ना, पहले तो कोरोना में तो ये पता चल गया था ना कि यार अपना ही करो कुछ यार लाइफ में। मतलब आप समझिए ना कि जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत फाइट है, प्राइवेट में क्या है ना कि आपको मत बोलिए कि प्राइवेट को तो मैं मोतीलाल ओसवाल में 1 साल मैंने काम भी किया ना, बहुत उसमें बर्डन है। और सिंपल सा ये है ना कि आपका दिल जो लगता है ना कि मेरा काम अगर ये चीज़ अच्छा लगे, अभी आप स्टार्टअप में देखिए, वही मैं जब ऑफिस में काम करता था मोतीलाल ओसवाल में सुबह 8 बजे से शाम में 5 बजे तक मेरे को बर्डन फील होता था। अभी देखिए मैं सवेरे समझ लिए 6 बजे मैं उठता हूँ क्योंकि 8 बजे मेरे को सारी डिलीवरी वैन निकालनी होती है। मेरे पास जितने भी ऑटो हैं सारे को निकालना पड़ता है। 8 बजे 6 बजे निकला, 8 बजे उनको निकाला, 8 बजे के बाद मैं कॉलिंग पे लगा, जो भी मीटिंग है वो किया, इधर किया उधर किया। मतलब आप रात में 9-10 बजे घर पहुंचना है, फिर भी मेरे को कभी थकावट महसूस नहीं होता। ये होता है जो कि आपका मतलब जो काम करने में आपको अच्छा लगे ना वो कीजिए, सही बात, उसमें रिजल्ट भी मिलेगा और काम का कभी थकावट महसूस नहीं होगा आपको, ये चीज़ है। तो यही सब चीज़ें था। और कॉलेज हेल्प आउट किया है, बहुत ज़्यादा कॉलेज हेल्प आउट किया है। कॉलेज में हम लोग मैं बहुत सारा ई सेल से जुड़ा हुआ था, इंटरप्रेन्योरशिप सेल से, उसमें बहुत चीज़ें देखने को मिली कि कैसे क्या होता है, कंपनी क्या होती है, ये सब चीज़ें वहाँ से आइडिया मतलब मिला। कॉलेज से ही आपको थोड़ा आइडिया हो गया। हाँ, और ये बात है ना एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो मेरे को पापा का शौक था। ऊपर से आप अगर मेरे दादाजी का देखोगे तो वो भी एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करते थे, तो मेरे को पता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर है क्या। और उस अगर देखिए आप किसी सेक्टर से बीच को अच्छे से जानते हो तो क्यों दूसरा सेक्टर चूज करना, तो वही सेक्टर में रहो, सिंपल सा ही है। अनूप लाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यस, आपके कंपनी का नाम, तो आप अपने नाम पे ही कंपनी का नाम? नहीं, मेरा नाम नहीं, वो एक्चुअली मेरे बाबा का नाम है। अच्छा, अनूप लाल। अच्छा, ठीक है, उन्हीं के नाम पे कंपनी। देखिए इसका भी बहुत रीजन है कि मैं जब डोमेन सर्च कर रहा था तो कभी इसका डोमेन नहीं मिल रहा, कभी उसका नहीं मिल रहा है, फिर आपने कोई ले लिया, फिर अब उसका बगल का कोई आदमी ये लगा लिया वो लगा लिया, मैंने यार ऐसे नहीं चलेगा, कुछ अपना ही ले लो। तो मेरे बाबा एक्चुअली ना, मैं अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मानता भी हूँ और मैं उनको हमेशा फॉलो करता हूँ। वो भी बहुत मतलब होता है ना कि उनका था वैसा, तो कि लगता है मतलब लगता है कि वो नहीं, वो उनका नाम से ही सही रहेगा। तो लास्ट में मैं उन्हीं के नाम से डोमेन ले लिया, फिर बाद में कंपनी भी रजिस्टर्ड कर ली उन्हीं के नाम से। कितने साल हो गए ऐसा कुछ करते हुए? देखिए एक्चुअली तो इसको ना एग्रीकल्चर सेक्टर को मैं अच्छे से जाना, सब पूरा कंपटीटर के बारे में जाना, तो 2 साल से मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली काम जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं 28 दिसंबर 2023 को कंपनी मैंने रजिस्टर्ड की थी। एक्चुअल जो मेरा काम हुआ, 1 महीना मेरा 0 सेल रहा है, एक महीना 43 दिन तक मेरा एक भी सेल नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब और इस दोनों को मैनेज कर रहा था। उसके बाद मेरा सेल स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने, मैं बेसिकली उस टाइम कॉलिंग करता था दिल्ली में ही रख के, और मेरे भाई साहब पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन संभालते थे। उनके पास एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर को देते थे मटेरियल और पूरा करवाते थे यहाँ पे काम। तो उस तब से स्टार्ट किया। अभी ऐसा हो गया कि मेरे पास 10 लोग मेरे साथ काम करते हैं, 3 डिलीवरी वैन मेरे साथ जुड़ गई है। बहुत अब मतलब हो गया है कैसा पोजिशन में कि हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ और है, जैसे इकोसिस्टम वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने बिहार के, खास करके स्टार्टअप वाले फील्ड में? देखिए बिहार में ना, देखिए ये तो इंडिया का अब जितनी भी बड़ी स्टार्टअप या बड़े आदमी को देखिए, वो लोग हमेशा लंदन बाहर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये तो अगर आप देखेंगे तो पूरा इंडिया में ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा हार्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल में बताऊँ, इधर मैंने DLT रजिस्ट्रेशन करवाया है, ऐप के लिए नेसेसरी होता है, ये जो भी देखेंगे तो उनको पता रहेगा। वो मैंने BSNL से लिया है। ठीक है, वो समझिए उसको अप्रूव करने में वो लोग 20 दिन लगा दिए। 20 दिन लगा दिए। समझिए ये कल्चर कैसा है। मैंने जब वहाँ के BSNL हेड बाका से मैंने बात किया था, तो उनका कहना हुआ कि सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने पहले जाना, फिर उन्होंने अप्रूव किया। आप वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, वो जॉब पता नहीं है, उनको पता नहीं। समझिए कहानी।
तो यही सब चीज़ें हैं कि बिहार में थोड़ा सा है। और मेरा यही मानना है ना सर कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और तुरंत तो नहीं होगा। इतना मान लीजिए अभी आप देखें बिहार बिजनेस कनेक्ट आया 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो वही है, धीरे 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 चीज़ें चेंज होंगी सर। एक चीज़ और है, जैसे आप काफ़ी यंग एज में ही अपने बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया और शुरू भी कर लिए, तो काफ़ी लोगों का आइडिया भी होता है कि हम भी कुछ करें, तो आइडिया से इम्प्लीमेंट तक का सफ़र कैसा होना चाहिए? सर देखिए सिंपल सा ना, सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, कोई आदमी ऐसा बोल दे कि आप आइडिया लो, आप फील्ड में आ जाओ, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ये हकीकत है। इससे कोई नहीं। आप अगर मैं पॉडकास्ट भी शूट करने आओ ना, मेरे इतना पता है कि मेरे को 5,000 एक्सपेंस करना पड़ेगा, इतना मान लीजिए। तो वही स्टार्टअप में पैसे लगते हैं। मैं सिंपल से यही बताऊंगा कि पहले आप आइडिया देखो, एटीएम होता है, मतलब कितना मार्केट साइज है, ठीक है, आपका मार्केट साइज क्या है वो देख लो। और थर्ड थिंग ये है ना कि आप पहले ना देखो, अब अगर जॉब वगैरह कर रहे हो तो तुरंत जॉब को मत क्विट करो, आप जॉब के साथ धीरे धीरे देखो। आप अपने आइडिया से 2 रुपए भी अर्न करो, लेकिन पहले करो, ठीक है। क्योंकि आप मम्मी पापा को भी ना आप तो ही आप मतलब परसुएट कर पाओगे। अगर वो भी देखने लगे नहीं मेरा बेटा ऐसा है कि अगर वो स्टार्टअप भी किया है ना, कुछ कमा रहा है, तो वो परसुएट हो जाएंगे, चलो करो। वही सिंपल सा मतलब बच्चा सोचता है कि भाई इंटरप्रेन्योर आ गए, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हार्ड है, बट अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें कि आपका एक्सपर्टीज हो, और धीरे धीरे करो। ऐसा नहीं है कि तुरंत रस में करना है, तुरंत आइडिया बनाया, कोई मतलब इस इन्वेस्टर या पिच करना स्टार्ट कर दिया, आपको उस वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जाओ फील्ड में काम करो, धीरे धीरे चीज़ें को लो, समझो, आप पहले समझ लो, पूरा सिस्टम बना लो, फिर आप इन्वेस्टर के पीछे जाओ, धीरे धीरे सारा चीज़ हो जाएगा। स्ट्रेस आएंगी बट काम करोगे, वही है ना, एक सिंपल से ये समझिए, काम करने से स्ट्रेस नहीं आता है कभी, काम नहीं करने से स्ट्रेस आता है, सोचने से आता है। आप सोचोगे, दिन भर सोचोगे मेरे को ये करना है वो करना है, भाई कर दो, खत्म कहानी, उसको करो। फेल हो जाए पास हो जाए ये डजेंट मैटर, बट करो उसको, काम करके खत्म करो, फिर सोचना। तो देखे तो आपकी कंपनी को लगभग 1 साल हो गया वर्क करते हुए, तो इस 1 साल में किस लेवल तक आप पहुंचे? देखिए मेरा 1 साल का पूरा प्लान था। 1 साल में मेरे को ये प्लान था कि अप्रूवल मेरे को बिहार गवर्नमेंट से लेना है, मिल गया अप्रूवल। उसके बाद हम लोग को ये प्लान था कि हम लोग को इसी साल में किसान से बात करते हुए ऐसा ऐप डेवलप करवाना जो कि किसान का फ्रेंडली हो। वो हम लोगों ने कर दिया 28 दिसंबर को। बेसिकली हम लोग पूरा वो है 28 दिसंबर को हम कंपनी का ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। थर्ड थिंग था कि अपने कंपनी के लिए एक अच्छा टीम बनाना हो। एक कंपनी के लिए सिंपल समझो कि हम लोग मतलब होता है ना कि 5 लोग चाहिए आपको कंपनी को। 28 दिसंबर 2024 है, क्योंकि पॉडकास्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए 24 में पॉडकास्ट जनवरी में कहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बोला कि एक कंपनी को चलाने के लिए हमसे पूरा टीम चाहिए, अकेले नहीं कर सकते हो। आपको टीम चाहिए जो स्ट्रेटजी बनाए, जो फ्यूचर को हमेशा सोचते रहे। आपको टीम चाहिए जो कंपनी को इथिकल बना के रखे, क्योंकि आप कंपनी जब काम करोगे अनइथिकल भी काम करने लगता है। तो आपको कंपनी को पूरी तरह से इथिकल, आपको मार्केटिंग के लिए लड़के चाहिए, आपको पूरी टीम को संभालने के लिए लड़के चाहिए। ये चाहिए, वो मैंने बना लिया। मैंने अपना ऐप भी लॉन्च कर रहा हूँ 28 दिसंबर को। उसके अलावा फिर आपका बिहार गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, तो सारी ऑफिस हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड ऑफिस अपना सेटअप कर लिया। एक ऐसे में दिल्ली में भी वर्किंग ऑफिस है। तो ये सब पूरा अपना सिस्टम बन गया। अब यहाँ से हम लोग अभी 5 जिला में, स्टार्टिंग तो हमने 1 जिला से किया था, अभी 5 जिला में काम कर रहे हैं। और काफ़ी हम लोग के ऑर्डर से, आप समस्तीपुर बोले, समस्तीपुर बेगूसराय से काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं। अभी तो हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे, हम लोग सीधा बोले सॉरी सर, हम लोग एरिया आपका सर्विसेबल अभी नहीं है, तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा यही प्लान है कि गंगा के इस साइड ना पूर्णिया हो गया, वहाँ काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उधर का। तो पूर्णिया, कटिहार, ये सब में अपने कंपनी को नेक्स्ट 1 ईयर में लॉन्च करना, एट द सेम टाइम अपने एप्लीकेशन डाउनलोड को बढ़ाना है। ये है अपना। जबरदस्त। मतलब जो भी आपकी प्लानिंग थी 2024 हाँ, को आप अचीव कर सकते। सिंपल मेरा देखिए, कभी भी ना स्टार्टअप में देखिए, मैंने इससे भी पहले ना स्टार्टअप में एक चीज सीखा है कि आप पूरा मत सोचिए, आप एक प्लान बनाइए, उसको ना डिवाइड कीजिए कि मेरे को ये महीना में ये करना, उसके हिसाब से काम कीजिए। आप अगर ये सोच लोगे ना कि 5 साल में मेरे को कंपनी को ना इंडिया लेवल लाना है, तो वो नहीं हो पाएगा। और 5 साल का प्लान कभी मत रखो, आप 6 महीने का प्लान रखो, साल भर का प्लान रखो। सिंपल समझो कि आप एक एक स्टेप करते जाओ, धीरे धीरे चीजें होंगी, तुरंत नहीं होता है सर। तुरंत आप एकदम से पूरा तुरंत करोगे, आप थक भी जाओगे और कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा वहां से। सही बात। तो अनुपलाल जी, आपके भाई का इसमें क्या रोल होता है? देखिए मैं सिंपल सा बताऊंगा, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उन्हीं का सपोर्ट है।
पूरा ऐसे बोले तो आप फ्रंट एंड है और बस बैकएंड है। और मेरा काम बस आगे का है, पीछे का पूरा सपोर्ट उन्हीं का है। अगर मैं कहीं गिरता हूँ तो उन्हीं का सपोर्ट मिलता है मेरे को। ये मान लीजिए पीछे पूरा वो खड़ा है, इसीलिए हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। वो सिंपल समझिए ना कि एक होता है ना एक अर्जुन और कृष्ण, तो मेरा वो समझ लीजिए कृष्ण है पूरा। वो ये सारी चीजों को देखते हुए घर वाले का क्या रिएक्शन है? देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब छोड़ा था, मैं घर वाले को किसी को बोला ही नहीं था, मैं और मेरे भैया जानते हैं बस। अच्छा। लेकिन मैं बोला ना कि घर वाले को स्टार्टअप के लिए रेडी करना इज जस्ट लाइक द इन्वेस्टर को अपने कंपनी में लाना। एकदम से मान लीजिए ये एकदम से परफेक्ट है। और इन्वेस्टर तभी आपका कंपनी में आएगा जब आपका डाटा देखेगा, और घर वाले भी तभी आपका सपोर्ट करेंगे जब आपका डाटा बोलेगा। अगर आपका महीने का 30 लाख का सेल आने लगा तो घर वाले को क्या प्रॉब्लम है भाई? सही बात है। घर वाले क्यों मना करेंगे? मैं सिंपल से अब कंपनी स्टार्ट किया था, मैं भैया को एक ही बात बोला था कि भैया ऐसा ऐसा है क्योंकि 43 दिन हो गए थे कंपनी का सेल 0 था। मैंने भैया को बोला कि भैया ऐसे तो मैंने होने वाला नहीं, मैं कंपनी का जॉब छोड़ने वाला हूँ। तो भैया बोले कि घर वाले को क्या बोलोगे? मैंने बोला कि जो होगा बाद में देख लेंगे, दिल्ली में तुम्हारा एक्सपेंस भी 15,000, बोले हो जाएगा। मैंने बोला भैया, बोले ठीक है। मैंने बोला कि भाई 22,000 ना कमाना है मेरे को, 22,000 बस कमाना है, वो जो इतना सैलरी है वो मेरे को कमाना है। तो भैया बोले अच्छा कर लोगे? बोले हो जाएगा। बस हम छोड़ दिए कंपनी, सीधा कोई नोटिस पीरियड सर नहीं करना, सीधा के कंपनी छोड़ दी, आके बैठ गए। कॉलिंग स्टार्ट की दबा के। एक दिन मेरा टॉक टाइम उस टाइम का देखोगे ना, 6 घंटे में कॉल पे बात करता था, 6 घंटे। और किसी को मैं ये नहीं बोलता था कि मैं स्टार्टअप किया हूँ, मैं सिंपल बोलता था कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं नुप्लाल इंडिया में काम करता हूँ। और नाम भी गलत, नाम मैं राजेश बोला करता था उस टाइम। क्योंकि मेरा रितेश है, कई लोग तो जान लेते हैं ना कि भैया इन्हीं का कंपनी है। मैं तो राजेश बात कर रहा हूँ, सर नुप्लाल इंडिया से कुछ है तो ऑर्डर बताइए, ऐसा ऐसा सीन है। तो वो बोलते ठीक है सर ये ले लीजिए। और भैया यहाँ पे फील्ड में काम करने लगे, तो धीरे धीरे करते गए वो मैं 22,000 सैलरी अर्न करने लगा। फिर उसके बाद लड़कों को लाया मेरे साथ, काफ़ी मेरे टीममेट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। फिर उनको लाया अपने टीम में, फिर वो लोग मेरे साथ कॉलिंग करने लगे। जब कॉलिंग करता अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, तो फील्ड में भैया जब घूमने लगे तो उनको लगा कि नहीं अब एक ऐसा ऐप भी बनाओ जो किसान को कनेक्ट करे। तब आइडिया, हाँ तब आइडिया आया। मैंने बोला ना कि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, उससे मिलो। सही बात, जिस भी फील्ड में, तो ही आपको एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगा और आप सॉल्यूशन दे पाओगे। तो फिर उससे वहां से प्रॉब्लम आया। फिर हम लोगों को लगा, पूरा टीम हम लोग बैठे, हम लोग बोले कि क्या करना है आगे। तो सबका बोलना रहा कि नहीं चलो बिहार, मेन यही है, बिहार चलते हैं। कम से कम साल भर वहाँ पे देते हैं टाइम, पूरा टीम मिल के टाइम देते हैं। कॉलिंग भी वहीं से करेंगे, सारा चीज वहीं से संभालेंगे, जो भी करना है बस वहीं करना है, वहीं से देखना है। हम लोग बिहार आए और हम लोग का सेल और बढ़ गया। हम लोग देखे कि क्योंकि हम लोग यूनाइट हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। अब होता है ना कि शाम में मेरा ड्राइवर भी आया, हम लोग भी आए, सेल्स टीम भी आया, फील्ड टीम भी आया। ड्राइवर भी बोलता है कि सर जानते हो उसके यहाँ मैंने डिलीवरी करने गया, उसका ये रिस्पॉन्स था। आपको सीखने के लिए मैं कोई भी, आप सब किसी से भी बात करोगे कुछ ना कुछ आपको सिखा देगा। बस सबसे बात करना स्टार्ट किया और सारा जितना चीज उससे इनपुट आता था वो सारा चीज लगाने लगा स्टार्टअप में, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी। एक चीज़ और है, अपने बिहार में जॉब का बहुत ज़्यादा कल्चर है, और आप ट्रेन वाले इंसिडेंसेस थोड़ा बताए भी हैं। तो इस कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा पागलपन लोग बने रहते हैं कि अपने को गवर्नमेंट जॉब ही करना है, और फैमिली का और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। देखिए उसके पीछे रीज़न यही है, तो बिहार में आप देखोगे तो मेनली मिडिल इनकम के पीपल रहते हैं। ठीक है, अगर आप मिडिल इनकम को देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि स्टडी इज़ द पाथ टू सक्सेस। स्टडी इज़ द पाथ टू सक्सेस। सिंपल समझिए ना कि सर अगर कोई है जिसका कि मंथली इनकम 30,000 है, तो वो बिजनेस के बारे में नहीं सोच पाएगा। मेन तो यही होता है। तो उसको हर हाल में जॉब करना पड़ता है। बात ये है, उसके अलावा उसके पास ऑप्शन खेती तो करेगा नहीं, जॉब करेगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का अपने अलग ही पागलपन है। प्राइवेट जॉब में भी कहाँ जाते हैं लोग, अब वो 10-10 साल गवर्नमेंट जॉब के पीछे की तैयारी लगाते हैं। उसके पीछे रीजन है, इसके लिए यही है ना कि कोई अपने बच्चे को ना सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन सर अब सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहता है। बात यही है ना कि सर प्राइवेट में से मोतीलाल ओसवाल में काम करता था, पूरा काम का बर्डन है। सरकारी में बर्डन नहीं लेना चाहता आदमी, इसीलिए काम करना चाहता है। पहले तो देखो एक करप्शन का भी एक फैक्टर है ही। सेकेंड फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर यही कि काम करना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आप उनको बोलोगे सर ये काम है, वो कर देगा तुरंत, उसको पता है कि ये हो जाएगा, लेकिन वो करेगा नहीं। वो जान के आपको 3 दिन लगाएगा, वो बर्डन लेना ही नहीं चाहता। और वही मेंटलिटी सब में है। उस मेंटलिटी भी क्यों नहीं डेवलप हो? आप सिंपल समझो, ये घर मेरा है, बगल का घर का आदमी सरकारी में गया है, किसी भी तरह से सरकारी में कर रहा है, पूरा
फ्री है, एकदम से काम कर रहा है, गया ऑफिस आया, अगर उसको देखता है उसके घर में पता चला कि यहाँ पे फ्लैट लिया, पैसा आ रहा है, तो वही सेम कल्चर मेरे घर में भी आ जाएगा, यहाँ तुम भी गवर्नमेंट जॉब लो, यही ऐसा कल्चर होता है। अगर आप अभी, मैं गुजरात में काफी कंपनी से मेरा टाइप है, तो मैं हमेशा गुजरात जाता हूँ। अब वही गुजरात जाओगे, वहाँ का एक अलग है, वहाँ दोस्त लोग मिले, नया कोई कंपनी चालू हो गया, तो वहाँ का कल्चर अलग है। और देखो कि कंपनी यहाँ चालू हुआ, कल का इनका ट्रांजेक्शन करोड़ रुपए है। अच्छा, एकदम से मैं गुजरात में हर एक आदमी, बहुत आदमी से मिला हूँ। गुजरात में हमेशा जाता हूँ, वहाँ पे मेरी 2-3 कंपनियों से मेरा टाइप है, तो हमेशा जाना होता है। और एक मतलब समझ लो ना कि एक आदमी 5-5 सेक्टर में अलग अलग कंपनियां रन कर रही है। ये समझो कि कितना बड़ा वहाँ का अलग बैकग्राउंड और यहाँ का कितना अलग है। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई सोचता ही नहीं है। स्टार्ट हुआ, 2 दोस्त मिले, एक ये कंपनी स्टार्ट कर दिया। आप सिंपल समझो कि अभी बहुत सारी कंपनी, हम ही लोग अभी हम लोग को मार्केटिंग एक कर रहे हैं, तो वहाँ एक गुजरात की कंपनी बनाएगी हम लोग के लिए बेसिकली पेस्टिसाइड्स। अभी हम लोग अप्लाई भी कर दिए बिहार गवर्नमेंट में, कुछ दिन में अप्रूवल भी आ जाएगा। तो उसमें क्या, वो मैन्युफैक्चर करी, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अब क्या उसमें वो मैन्युफैक्चर करी, मार्केटिंग के लिए कोई आपको खर्चा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक लाइसेंस चाहिए बस। लाइसेंस लिया आपने, आप फील्ड में काम करो, आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो करना नहीं चाहते, बात ये है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिए। और देखिए, मुझे इस फील्ड के बारे में, खास करके फार्मिंग वाले फील्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, एकदम मैं जीरो था। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अपने बिहार में चावल, गेहूं ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ये सब भी नहीं मुझे आइडिया था। तो ये मैं बहुत ज़्यादा सीखा हूँ। और ख़ास करके आपकी जो बारीकियाँ हैं ना स्टार्टअप को पकड़ने का, कि कैसे शुरू करना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मेरी ऑडियंस भी जो ये वीडियो देख रही है, वो भी बहुत कुछ सीखी है। समझ गया ना कि इनिशियल टाइम पे कैसे क्या करना चाहिए। जैसे आप बताएं कि जॉब तुरंत क्विट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, नीड होती है पैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी कुछ मैं सीखा हूँ आपसे, और मेरी ऑडियंस भी सीखी। तो ठीक है, मैं आपकी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, आप किसी क्षेत्र में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, जी, आप बेसिकली अगर चाहो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और मैं चाहूँगा जितने भी यंग लोग हैं जो कि BSc MSc वगैरह कर रहे हैं, आप आओ एग्रीकल्चर सेक्टर में। नहीं होता है, आप दुकान से स्टार्ट करो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इतना मान लो कि आप लाख रुपए महीने के अर्न कर सकते हो, इतना मैं बोल रहा हूँ, आराम से लाख रुपए अर्न कर सकते हो। और आप घर में करो। आप जैसे लड़कों की कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल नीड है, ये तो मैं हमेशा बोलूंगा। इसलिए आप लोग आओ, अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट करो, हमसे कांटेक्ट करो, हमसे जुड़ो ना जुड़ो वो डजंट मैटर, बट मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या करना है। सही बात। ठीक है, थैंक यू सर। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका।